नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे थे और डेली लूसेंट का थ्योरी पार्ट कर रहे थे, तो आज हम लोग का लूसेंट का थ्योरी पार्ट रहेगा। वो हमारा थ्योरी सेट क्या रहेगा? 24। इससे पहले हम लोग 23 सेट तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उस सीरीज को नहीं देखा है तो आपका इसी चैनल में एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपका वहां पर लिखा होगा लूसेंट का थ्योरी सेट। ठीक है, लूसेंट थ्योरी सेट। ठीक है, उसको जाके आप क्लिक करेंगे तो वहां पर एक साथ आपका पूरा का पूरा वीडियो दिख जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग आज इस सेशन को शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला सेशन में रहेगा हिस्ट्री पार्ट। और हिस्ट्री में हम लोग का है मुगलों का शासन व्यवस्था। मुगलों का शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिएगा कि मुगल शासन व्यवस्था में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विजारत। तो मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। बाबर के शासन काल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। तो बाबर के काल में जो ये वजीर पद है वो क्या था? महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र, मीर समन में विभाजित कर दिया था। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। तो औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा लंबे समय तक दीवान के पद में कार्य करने वाले कौन हैं? तो वो हैं असद खान। आगे देखिए, अगला पॉइंट हमारा कहता है कि मीर बख्शी द्वारा सरखत, क्या लिखा हुआ है? सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। तो जैसे मीर बख्शी द्वारा क्या होता था कि सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही क्या होता है कि महीने का वेतन सेना लोग को मिलता था। फिर अगला पॉइंट कहता है कि जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। ठीक है, लगानहीन भूमि यानी मदद ए मास का निरीक्षण सद्र करता था और सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था और शरियत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना आम जनता के दुष्चरित्र से बचने का कार्य मुहत्तसिब नाम अधिकारी करता था। आगे देखिए, कहता है कि प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों के सरकार में सरकार का परगना, महाल का जिला या दस्तूर और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हमारा ग्राम थी और जिसे मावदा या दीह कहते थे। तो देखिए, ऐसे भी हम लोग भी देखेंगे तो सबसे नीचे स्तर पर हमारा ग्राम होता है। तो उस जमाने में भी औरंगजेब के शासन या मुगल साम्राज्य में भी सबसे छोटी इकाई हमारा क्या था? ग्राम ही था, और जिसे क्या कहा जाता था? मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। क्या कहा जाता है? तो नागला। देखिए, यहाँ पर मुगल काल के प्रमुख अधिकारी और कार्य क्या थे, यहाँ पर एक लिस्टिंग किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। पहला हमारा सूबेदार है, और सूबेदार का कार्य क्या होता था? प्रांतों में शांति स्थापित करना। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था। दीवान हमारा क्या होता था कि प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह था। बख्शी क्या था? प्रांतीय सैन्य प्रधान था। फौजदार क्या होता है? जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता है। और आमिल या अमल गुलजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। कोतवाल नगर प्रधान होता था। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। आमिल क्या है कि ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना, ये आमिल का काम होता था। आगे देखिएंगे, अगला पॉइंट हमारा कहता है शाहजहां के शासन काल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। पहला खालसा भूमि, इसे प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होता था
और जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि, यानी कि पेमेंट नहीं मिल रहा है किसी सेना को तो उसके जगह में जागीर भूमि यानी भूमि दान कर दिया जाता था कि जाओ, है ना। तो उस तरह के भूमि को हम लोग जागीर भूमि कहते थे। तीसरा प्रकार का था सयूरगल या फिर मददे मास, अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, यानी कि दान कर दिया है तो उसमें आपको लगान भी देने की जरूरत नहीं होगा। अगला कहता है कि शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अगला देखिए कहता क्या है कि अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था, इसलिए इसका नाम ही रख दिया था करोड़ी नामक अधिकारी। 1580 में अकबर ने दहसाला नामक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि की 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पोलज, नियमित रूप से खेती करने वाला भूमि होता है, प्रति या 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होता होगा, है ना। चाचर 3 से 4 वर्षों के अंतराल में खेती, और बंजर भूमि खेती योग्य भूमि नहीं, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। तो 4 प्रकार से भूमि को क्या किया गया था, कैटेगराइज किया गया था। देखिए अगला पॉइंट कहता है कि 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की, और इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी। एक को तखसीस, क्या कहता है, तखसीस, एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासन काल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। पहला था खुदकाश्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां वे निवासी थे। फिर अगला दूसरा नंबर कहता है कि पाही काश्त, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। और तीसरा कहता है मुजाहिरीन, खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। यानी कि एक प्रकार से देखेंगे कि किसी को जमीन पड़ती है, वो खेती नहीं कर रहा है तो वैसे जमीन किसी और को दे दिया या फिर किसी और से ले लिया, है ना। उस तरह के जमीन को हम लोग क्या कहते थे, मुजाहिरीन, खुद काश्त कृषक थे जो भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। अगले में कहता है कि मुगल काल के नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र आगरा था। नील, है ना, अंग्रेज जमाना में सबसे अधिक, है ना, भारतीयों को नील का खेती करने का प्रेरित किया था और नील को खेती करवाते थे। तो देखेंगे कि मुगल काल में नील का उत्पादन या सबसे ज्यादा उत्पादन केंद्र हमारा आगरा था। भरतपुर के बयाना तथा गुजरात के सरखेज थे। सबसे उत्तम प्रकार का नील बयाना क्षेत्र में होता था और सरखेज में पैदा होता था। अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार में होता था। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बिहार था और कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था। इसका तात्पर्य कारीगरों के अग्रिम भुगतान से था। उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र और शाल कश्मीर तथा लाहौर में तैयार होता था। देखिएगा, कहता है कि मुगल काल में रुपयों की सर्वाधिक ढलाई कहां पर होता था, औरंगजेब के समय में हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एक नूरजहां का नाम अंकित करवाया। देखेंगे मुगल कालीन लगान वसूल करने की कुछ व्यवस्था बनाया गया था। देखिए कहता है मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था कुछ बनाए थे। तो पहला हमारा गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। और दूसरा हमारा है नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने, यानी कि फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। तीसरा व्यवस्था था हमारा जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद यानी कि नकद लिया जाता था, मतलब डायरेक्टली पैसा लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संसव सोना का था, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो सिक्का था संसव सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था।
आगे देखिए कुछ हमारा मुगल सिक्के जो प्रचलित हैं, है ना, उनका यहाँ पर लिस्टिंग किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि मुहर यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। संसब अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था जो 101 तोले का था। अब आप सोच लीजिए 101 तोला में कितना ग्राम हो जाएगा। इलाही एक सोने को गोल आकार का सिक्का था। रहस यह गोल एवं चौकर दोनों तरह का सोने का सिक्का था। यह 5.5 तोले का था। आत्मा यानी 25 तोले के सोने का सिक्का था और बिनसात 20 तोले के सोने का सिक्का है। आगे देखेंगे तो कहता है कि रुपया चांदी का सिक्का और जलाली चांदी का सिक्का था। यहाँ पर कुछ स्टार में है दरब, चरण, चंदन और दह, कल और सूकी सभी चांदी के सिक्के थे। देखिए कहता है कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दस्तक व्यवसाय परमिट था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे का दाम का प्रयोग होता था और 1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना, हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी तथा प्रथा पर आधारित थी और इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार को 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा, यानी कि जो 10 से 500 तक करते थे उसको मनसबदार कहते थे, और 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को उमरा, और 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाले को अमीरे आजम कहलाते थे। मतलब जैसे नौकरी का टाइप होता है ग्रुप बी, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप ए, उस टाइप कैसा था। जात से व्यक्ति वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। अब यहाँ देखिए कुछ नोट में लिखा हुआ है कि अकबर के शासन काल में 29 ऐसे मनसबदार थे और 5000 जात की पदवी थे। औरंगजेब के शासन काल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर के सवार पद में 2 अस्पा और सी अस्पा की व्यवस्था थी। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया और मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शाहजहां भी फूटकर घुड़सवार रखते थे जिन्हें अहदी कहा जाता था। अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया और उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफी ज्यादा होते थे। ये बहुत ही विश्वत सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं शाह किया करते थे और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसी अहदी भी थे जिनमें से एक ही घोड़े में हिस्सेदारी करते थे। अहदियों की कर्तव्य क्या थी, तो बहुमुखी होते थे और शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी दरबार और चित्रकार शाही कारखानों के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। अब देखिए हमारा यहाँ का हिस्ट्री का पार्ट्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे हम लोग का रहेगा पॉलिटी। ठीक है, इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी को शामिल करते थे, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरह से हम लोग लूसेंट पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो जाइए और जो लूसेंट का थ्योरी सेक्शन है प्लेलिस्ट में, उस सारे वीडियो को देखिए। आपका क्या होगा कि ज्योग्राफी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे, है ना। पॉलिटी में आज हम लोग का है नीति आयोग के बारे में जानेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की। देखिए तो 2014 से पहले जो नीति आयोग है इसी का नाम हमारा क्या था, योजना आयोग। क्या था, योजना आयोग। अब योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग। तो नीति आयोग कब से बदला गया, तो 15 अगस्त 2014 से। ठीक है, 15 अगस्त 2014 से हमारा जो योजना आयोग है नाम चेंज हो गया उसका नीति आयोग। ठीक है, अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो सिंपल सी बात है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति कहा गया। देखिएगा कहता है कि नीति कहा गया और अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम पर जाना जाता है।
तो देखिएगा कभी कभी एग्जाम में नीति का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा। अब देखिएगा प्रधानमंत्री की अर्थव्यवस्था अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा और वह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाली संस्थान की भूमिका निभाएगा। आगे में कहता है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह रणनीतियां एवं तकनीकी सलाह देगा। अब देखिए कि नीति आयोग जो हमारा है 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करने की घोषणा किया गया। किसको? योजना आयोग को। तो योजना आयोग 15 अगस्त 2014 को समाप्त हो गई और भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी और योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। इसको याद रखना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप, अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में हमारा प्रधानमंत्री हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं, देखिएगा पहली बार जब नीति आयोग आया था उस समय के नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे, अध्यक्ष, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर अय्यर थे और गवर्निंग काउंसिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल होता है। उपाध्यक्ष देखेंगे तो डॉक्टर सुमन के बेरी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया था और पूर्वकालिक सदस्य डॉक्टर बी के सारस्वत, जो प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर बी के पॉल इत्यादि थे। अब देखेंगे पदेन सदस्य हमारा राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो थे अमिताभ कांत थे और विशेष आमंत्रित सदस्य थे नितिन जयराम गडकरी और थावर चंद्र गहलोत, पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत। यानी कि 2014 में जब नीति आयोग बना था उस टाइम क्या थे? ये सब सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। वर्तमान में आपको देखना है तो नीति आयोग का आपको हम अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें करंट अफेयर का पार्ट होगा। तो ये देखिए 2014 में जब बना था नीति आयोग उस समय का लिस्टिंग है। अब देखिए कहता है नीति आयोग का संरचना कैसे होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है और गवर्निंग काउंसिल राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र उपराज्यों को शामिल होंगे। इसके अलावा देखेंगे तो हमारा देखेंगे विशिष्ट मुद्दों पर ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्रों से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें गठित की जाएंगी और ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी और इनमें संबंधित क्षेत्रों के राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनके अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष और उनके नाम निर्देशित नॉमिनी करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम अध्यक्ष हमारा नरेंद्र मोदी थे और प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। और आगे देखेंगे कार्यकारी अधिकारी कौन है? प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप देखेंगे तो आपका यहाँ पर अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, है ना। इसका तो हम लोग कर ही लिए, आगे हम लोग देखते हैं। देखिएगा पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे और असांगकालीन सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और संबंधित संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य और असंकालिक सदस्य के रूप में होंगे। योजना आयोग में नीति आयोग के कुछ अंतर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिएगा योजना आयोग 1950 से लेकर 2014 तक चला और नीति आयोग 2015 से प्रारंभ हुई। भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना का निर्माण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था और नीति आयोग का मेन उद्देश्य था भारत के आर्थिक नियोजन के उद्देश्य में। देखिए आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षों के लिए रणनीति और 3 वर्षों के लिए एक्शन एजेंडा का निर्माण करना। योजनाओं, अब देखिए योजना आयोग का क्या था? तो योजना आयोग का निर्माण में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका और योजना आयोग के निर्माण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहभागिता थी। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य देखेंगे तो योजना आयोग के लिए पूंजी आवंटन करना
और यहाँ देखेंगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। तो योजना आयोग की प्रकृति के और केंद्रीकृत देखेंगे तो कहता है योजना आयोग की सहित केंद्रीय सरकार नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन के प्रमुख भूमिका निभाती है, जबकि नीति आयोग की प्रकृति क्या है, प्राय विकेंद्रीकृत है। नीति आयोग में केंद्र सरकार एवं सभी राज्यों की सरकारें नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए हिस्सा लेती है। आगे देखेंगे तो कहता है योजना आयोग में योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण एवं किसी प्रकार के विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि यहाँ पर देखेंगे नीति आयोग में योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण के लिए विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के लिए विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। ये एक मुख्य अंतर भी है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देख लिए पॉलिटी को। अब हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के पार्ट को। देखिए, बायोलॉजी में आज हम लोग देखेंगे पोषक पदार्थ के बारे में। ठीक है, कहता है वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार की जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। उपयोगिता के आधार पर ये पोषक पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। पहला, ऊर्जा उत्पादक, वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। देखिए, दूसरे नंबर में कहता है कि उपापचयी नियंत्रक, वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे विटामिन, लवण और जल। तीसरे नंबर पर है वृद्धि एवं निर्माण पदार्थ, वे पोषक पदार्थ है जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर को टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं, जैसे प्रोटीन। ठीक है, देखिए चौथे नंबर में हमारा कहता है कि आनुवांशिक पदार्थ, वे पोषक पदार्थ जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे न्यूक्लिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथे नंबर पर हमारा है विटामिन, पांचवें में जल और छठे में है न्यूक्लिक अम्ल और सात में है खनिज लवण। अब आगे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन कितना कितना होना चाहिए, 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% की मात्रा इन्हीं पदार्थों के द्वारा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज की ऑक्सीजन में देखेंगे तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मोनोसैकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और ट्रायोज आदि। अब दूसरा हमारा होता है डाइसैकेराइड्स, समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसैकेराइड्स बनता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। तीसरे नंबर में देखेंगे तो हमारा कहता है कि पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण होता है। यह ऑर्थोपोडा एवं के बाह्य कंकाल एवं सेलुलोज में पाया जाता है। इसके अन्य उदाहरण है स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन आदि। अब आप यहाँ पर देखेंगे, कहता है कि ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज को मिलाएंगे तो हमारा सुक्रोज प्राप्त हो जाएगा, और ग्लूकोज को मिलाएंगे तो आपका माल्टोज बन जाएगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज को आप मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा लैक्टोज। ठीक है, आगे हम लोग फिर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के। देखेंगे तो प्रमुख कार्य क्या है। पहला कार्य हमारा ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा एवं आवश्यकता को पूरा करना। दूसरे नंबर कार्य में है शरीर में भोजन संचयन की तरह कार्य करना। तीसरा नंबर कहता है कि विटामिन सी का निर्माण करता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि विटामिन सी का निर्माण करता है। न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है। जंतुओं के बाह्य कंकाल का भी निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या क्या है, तो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू है ना, और शकरकंद, शलजम, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। ऐसा भी देखिएगा, शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी जो होता है कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होता है। दूसरा नंबर हमारा कहता है प्रोटीन। अब देखिए, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जेब बेल्जियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, याद रखिएगा। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्य के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर एवं स्वयं करता है।
तथा शेष 10 भोजन द्वारा प्राप्त होता है। तो देखिए 20 को चाहिए हमारे शरीर को, उसमें से 10 तो हमारे शरीर में ही बन जाता है और बाद बाकी जो 10 बनता है उसको हम लोग को भोजन के द्वारा पूर्ति करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन के प्रकार हमारा क्या है। आप थोड़ा सा एक ध्यान रखिएगा कि कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, जो कार्य करते हैं हमेशा कार्यरत रहते हैं तो 45 ग्राम हर समय यानी कि हर दिन क्या करना है, प्रोटीन लेना है। अब प्रोटीन के प्रकार क्या है, तो प्रोटीन का प्रकार है पहला सरल प्रोटीन, वे प्रोटीन जो केवल एमिनो अम्ल के बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं, है ना। एल्बुमिन्स, ग्लोबोमिन्स और हिस्टोन ये इत्यादि क्या है, सरल प्रोटीन है। और दूसरा हमारा होता है संयुग्मी प्रोटीन, वे प्रोटीन जिनमें अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आदि। तीसरा टाइप देखेंगे तो व्युत्पन्न प्रोटीन, वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण प्रोटीअंस और पेप्टोन और पेप्टाइड, ये सब क्या है, व्युत्पन्न प्रोटीन है। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो पहला कार्य देखेंगे तो कहता है ये कोशिका है ना, ये कोशिकाओं, जीवद्रव्य एवं ऊतकों का निर्माण में भाग लेता है। दूसरा कार्य है वे ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। और बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाइस्क्योर, ये एक बीमारी है क्वाइस्क्योर है ना, एवं मरासमस नामक रोग हो जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि बताइए प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक है क्वाइस्क्योर्स और दूसरा है मारसमस, याद रखिए नाम है मरासमस। अब सी में देखिएगा कहता है आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर में ऊर्जा देते हैं और ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रण के रूप में भी कार्य करते हैं, आनुवांशिकी लक्षणों के विकास का भी नियंत्रण करते हैं। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महिलाओं को 45% प्रोटीन डेली लेना चाहिए। ये संवहन में सहायक होते हैं। क्वास्क्योर, इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है। मरामस में इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। दवा के रूप में प्रयुक्त कैप्सूल आवरण स्टार्च जिलेटिन प्रोटीन का ही होता है। देखिएगा कि दवा के रूप में जो प्रयुक्त कैप्सूल आवरण होता है, जो कैप्सूल में ऊपर का बाहरी आवरण रहता है वो हमारा स्टार्च और जेलेटिन प्रोटीन का ही बना होता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए हमारा है वसा यानी कि फैट्स। अब कहता है कि वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होती है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलते हैं। केवल नारियल का तेल तथा ताड़ का तेल, पाल्म ऑयल संतृप्त तेल के उदाहरण हैं। 1 ग्राम वसा में है ना 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा का मुख्य कार्य देखेंगे तो यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। तीसरा कार्य यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है ना। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी आती है एवं शरीर का विकास रुक जाता है। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी होती है एवं रक्तचाप बढ़ जाता है। तो वसा को हमेशा कम करके रखना चाहिए, लिमिटेड रखना चाहिए। देखिएगा अब हम लोग देखते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन का आविष्कार फंक है ना कौन किए, तो फंक 1911 में किया था। देखिएगा कहता है कि यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इससे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, परंतु यह शरीर का उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है।
घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला जल में घुलने वाला विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी। दूसरा होता है वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, विटामिन के, ये सब क्या होंगे, कार्बनिक घोलक में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा होगा, विटामिन बी और विटामिन सी। एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिएगा, कहता है कि विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत प्रदान करता है। विटामिन बी12 कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर के कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से ही होती है। तथापि विटामिन डी को देखेंगे और के तो संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन के का जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलोन में संश्लेषित होता है तथा वहां से उसका अवशोषण भी होता है। अब देखिए, विटामिन की कमी से होने वाले कुछ रोग है ना, और उनके स्रोत हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं। पहला विटामिन ए देखेंगे तो इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखिए कि रेटिनॉल है। इसकी कमी से हमारा क्या होगा, रतौंधी संक्रमण का खतरा है ना, और जीरोपैथीमिया, बेरी रोग हो सकता है। बेरी आपका विटामिन बी1 के कमी से होता है, जिसका हमारा विटामिन बी1 देखेंगे तो थायमिन रासायनिक नाम है। अब देखिए, विटामिन ए की कमी यदि होता है तो उसकी पूर्ति हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी है ना, मछलीकृत तेल खा सकते हैं। बेरी यदि आपका होता है तो आपको मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा है ना एवं सब्जियां खाने से उसकी विटामिन बी1 प्राप्त होती है। अब देखिएगा, विटामिन बी2 ये राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से क्या होगा, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना है ना, जिन्हा का फटना, ये सब होता है। अब विटामिन बी2 हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होगी, तो खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध आदि से प्राप्त होती है। विटामिन बी3 देखेंगे तो कहता है इसका रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड या फिर नियोसिन। इसकी कमी से हमारा कौन सा बीमारी हो सकता है, तो पेलाग्रा यानी त्वचा दाद एवं 4D सिंड्रोम हो सकता है। अब इसकी पूर्ति यानी विटामिन बी3 हमें क्या क्या खाने से मिल सकती है, मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां आदि खाएंगे तो हमें क्या होगा, विटामिन बी3 प्राप्त होगी। आगे देखिएगा, विटामिन बी5 हमारा क्या है, पेंट्रोएथिक अम्ल, बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना, मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर आदि में हमारा बी5 मिलता है। विटामिन बी6 देखेंगे तो पायरिडॉक्सिन, एनीमिया, त्वचा रोग, यकृत, मांस, अनाज खाने से इस रोग को निवारण हो सकती है। बी7 देखेंगे तो बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों को गिरना है ना। अब इससे कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, तो मांस, अंडा, यकृत, दूध से। विटामिन बी11 हमारा फॉलिक अम्ल होता है, एनीमिया, पेचिस रोग, दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम आदि से प्राप्त होता है। विटामिन बी12 देखेंगे तो साइनोकाइबालाइन हमारा एनीमिया, पांडु रोग, मांस, कलेजी आदि से प्राप्त होता है। विटामिन सी देखेंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये हमें इसकी कमी से हमारा स्कर्वी, मसूड़े का फूलना आदि बीमारी हो सकते हैं। अब देखेंगे विटामिन सी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज आदि से मिलती है। विटामिन डी देखेंगे तो कैल्सीफेरॉल जो है, रिकेट्स बच्चों में बीमारी होती है। इसके अलावा है ना, वयस्क में होता है ऑस्ट्रियोमलेशिया यानी वयस्कों में होता है, तो विटामिन डी के कमी से। अब इसमें विटामिन डी हमें प्राप्त कहाँ से होगा, मछलीकृत तेल, दूध, अंडा आदि खाने से। विटामिन ई देखेंगे तो टोकोफेरॉल, जनन शक्ति कम होना यानी विटामिन ई की कमी होगा तो जनन शक्ति का कम हो जाएगा। तो इसमें आपको खाना क्या है, पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल इत्यादि खा सकते हैं। विटामिन के देखेंगे तो फैलोक्विन, रक्त का थक्का न बनना, टमाटर, हरी सब्जियां आंतों से भी उत्पन्न होती है। आंत्र जीवाणु विटामिन बी12 के रूप में मुख्य स्रोत है। ठीक है, आंत्र जीवाणु जो विटामिन 12 का क्या है, हमारा मुख्य स्रोत है। तो ये थे कुछ विटामिन और विटामिन से होने वाली कमी के कारण रोग, और उसको हम लोग विटामिन, कौन सा विटामिन किस फल या किस क्या खाने से प्राप्त होगी, ये कुछ लिस्टिंग है। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अब देखते हैं हमारा करंट अफेयर का पार्ट है। तो करंट अफेयर में हम लोग का है क्या, केंद्र सरकार की योजनाएं, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना अब तक चल रही है और आने वाला दिन में चलाई जा सकती है, यहाँ पर लिस्टिंग किया गया है। तो सबसे पहला हमारा केंद्र सरकार से चलने वाली योजना है नमामि गंगे योजना। अब आप देखिए नमामि गंगे का शुभारंभ कब हुआ, तो 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया। अब देखिएगा इसका मेन उद्देश्य हमारा क्या था, तो गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे अगला योजना हमारा है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब इसके तहत हमारा क्या हुआ था कि हर एक व्यक्ति का जन धन योजना के तहत बैंक में खाता खोलाया गया जीरो बैलेंस के साथ। इसका शुभारंभ कब हुआ था, 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य था सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक में खाता होना चाहिए। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ यानी 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इसके अलावा अभी भी है ना जनधन खाते के अनुसार है ना खाता खोला जाता है। इसका लाभ क्या हुआ, 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा डायरेक्टली जनधन खाते में हो जाता है। अगला देखेंगे मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ, तो 25 सितंबर 2014 को। इसका उद्देश्य क्या था, देश में है ना मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। अगला हमारा योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ देखेंगे तो 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया था। इसका उद्देश्य मेन था प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2024-2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना था। यानी कि जो गांव है ना बहुत ज्यादा पिछड़ा है तो वैसे गांव को क्या करना है, गोद लेना है। गोद लेने का मतलब है कि उसका जितना भी तरह का खर्चा होगा वो क्या करेगी, जो व्यक्ति या जो सरकार है ना उसको गोद लेगा उसको पूरी तरह से भरण पोषण करवाएगा। अगला हमारा है इंद्रधनुष अभियान। अब इंद्रधनुष अभियान के तहत देखेंगे इसकी शुभारंभ कब हुआ, तो 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। अब इसका उद्देश्य में था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों कौन कौन सा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत। तो यह शुभारंभ कब हुआ, 2014 में। अब अगला हमारा योजना था केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था, वो हमारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अब देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब हुआ, 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। अगला हमारा योजना था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ था, शुभारंभ देखेंगे तो 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। मुद्रा का फुल फॉर्म देखेंगे माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य मेन था सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण देना प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना था। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक की लोन देने का प्रावधान है। तो ये हमारा किस योजना के अंतर्गत आएगी, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखिएगा अगला योजना हमारा है अटल पेंशन योजना। इसकी शुभारंभ देखेंगे 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अगला योजना है अमृत योजना। अब देखिएगा अमृत योजना क्या है, शुभारंभ इसका देखेंगे तो 24 जून 2015 को हुआ। अमृत का मतलब है अटल मिशन एवं रेजुवेंशनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने और 500 शहरों में आधारभूत सुविधा का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल थी। अब अगला योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी और अभी भी चल रही है, तो स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, इसकी शुभारंभ 25 जून 2015 को की गई थी। इसकी उद्देश्य था 100 शहरों का चयन विकास करना और सिंगापुर के सहयोग से है ना 100 शहरों को क्या करना है, स्मार्ट सिटी बनाना है।
अगला था हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके अंतर्गत हमारा शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण कराना। अगला योजना हमारा है डिजिटल इंडिया मिशन। इसके अंतर्गत देखेंगे तो क्या था कि इसकी शुभारंभ देखेंगे तो 1 जुलाई 2015 को हुआ था। मेन उद्देश्य इसका था सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। अगला योजना स्किल इंडिया मिशन। शुभारंभ इसका देखेंगे तो 15 मई 2015 को हुआ। उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। अगला योजना हमारा है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, इस योजना का प्रारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई थी और उद्देश्य था सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। अगला है सागर माला परियोजना। शुभारंभ देखेंगे तो 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य था बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। अगला योजना हमारा है उदय। उदय योजना के अंतर्गत देखेंगे इसका शुभारंभ जो हुआ है 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय का फुल फॉर्म देखेंगे तो उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, यानी कि उज्जवल डिस्कॉम है ना एश्योरेंस योजना। उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य हमारा झारखंड है। अब देखिए अगला है हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। शुभारंभ इसका 22 फरवरी 2016 को है। उद्देश्य था गांवों को क्लस्टर आधारित विकास कराना। अगला योजना हमारा है सेतु भारतम योजना। शुभारंभ इसका 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए स्टैंड अप इंडिया। शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था नई कंपनियों स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। उड़ान योजना के अंतर्गत आप देखेंगे तो उड़ान के अंतर्गत हमारा था जो शुभारंभ इसका हुआ है 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का नाम है ना, पूरा नाम देखेंगे तो उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य था देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब देखिए उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस कनेक्शन मिला होगा महिला को, है ना। तो शुभारंभ इसका कब हुआ था? 1 मई 2016 को। इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम लोग आयुष्मान भारत कहते हैं। शुभारंभ देखेंगे तो 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से हुई है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा कराना। नेक्स्ट योजना हमारा है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। शुभारंभ इसका हुआ है 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा एलआईसी द्वारा। उद्देश्य 60 वर्षों और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना के अंतर्गत देखेंगे इसका शुरुआत कब हुई? 3 नवंबर 2017 को। और स्पर्श का फुल फॉर्म देखेंगे तो स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी, यानी कि 6ठी और 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह की रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति देना होता है। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। शुभारंभ इसकी 21 मई 2017 को हुई है। उद्देश्य है 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। अगला है हमारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। शुभारंभ इसकी 25 दिसंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया और इसका मेन उद्देश्य था देश में सभी घरों को विद्युतीकरण सुनिश्चित कराना। अगला योजना हमारा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, है ना। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत की गई थी। उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता करना। यह सहायता 2-2 हजार रुपये की 3 समान किस्तों में की जाएगी। देखिएगा अगला योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। शुभारंभ हुआ है 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र हैं 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत देखेंगे तो 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में शुरुआत की गई। इसका लाभ था 60 वर्षों की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3000 प्रति माह पेंशन देना। पात्र थे 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। देखिएगा, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, तो जो किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है तो वो क्या कर सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं, अभी भी चल रही है। नेक्स्ट योजना हमारा है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना का घोषणा देखिएगा तो आपका कहता है 14 जून 2022 को हुई। योग्यता क्या होनी चाहिए, 10वीं और 12वीं पास आयु के 17.5 से लेके 21 से 23 वर्ष तक होनी चाहिए। इस योजना के तहत युवाओं में 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल सेना, जल सेना और वायु सेना में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों की सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को कैंप एवं असम राइफल में 10% आरक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट योजना हमारा पीएम विश्वकर्मा योजना। ये जो हाल फिलहाल में शुभारंभ हुई है, जिसका तिथि देखेंगे तो 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से हुई है। उद्देश्य क्या है, पारंपरिक शिल्पकारों एवं कारीगरों को 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। उस अंतर्गत आपका व्यवसाय है तो आप भी पीएम किसान यानी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं और सब्सिडी पा सकते हैं। अगला हमारा है पीएम जनमन योजना। अब कहता है इसका शुभारंभ 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा झारखंड से की गई है। देखिएगा, कहता है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है और यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि देखेंगे तो 2023 से 24 और 2025-26 रखा गया है। कुल 24,104 करोड़ परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्य का अंश क्रमशः 15,336 करोड़ और राज्य का रहेगा 8,768 करोड़ होगा। अब ये देखिए, अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे पीएम सूर्य घर योजना जो मुफ्त बिजली योजना है, इसकी शुरुआत आप 13 फरवरी 2024 पीएम मोदी द्वारा किया गया है। आप देखिएगा, इसे प्रधानमंत्री सूर्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी और इसके तहत 78,000 रुपये तक का सब्सिडी का प्रयोग है ना, सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। और कहीं कहीं पर तो क्या है कि राज्य सरकार भी आपको क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है। जैसे झारखंड सरकार में देखेंगे तो 60,000 का अलग से आपको सब्सिडी दिया जाएगा और केंद्र सरकार के द्वारा है ना, केंद्र सरकार के द्वारा 78,000। तो आप कुल देख सकते हैं कि 1,38,000 समथिंग क्या है कि टोटल सब्सिडी मिल जा रही है। इस तरह से देखिए, हम लोग का जो हमारा लूसेंट का थ्योरी पार्ट 24 है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग का क्या होगा कि नेक्स्ट में हम लोग इसका एमसीक्यू पार्ट लाएंगे। तब तक क्या कीजिए, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप देखिए। यदि आपने नेक्स्ट अगले पिछला वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, उस वीडियो को एक साथ आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।